बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ है उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री बगराम एयरबेस, जो कहने को सिर्फ एक एयरबेस थी मगर अपने आप में एक पूरा शहर, और इस शहर को डोनाल्ड ट्रंप दोबारा क्यों वापस हासिल करना चाहता है और इस फैसिलिटी से चाइनीज़ जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो कितनी दूर है, और पाकिस्तान क्या एब्सोल्युटली यस कहेगा या फिर एब्सोल्युटली नॉट, इन तमाम पहलुओं का जायज़ा रखा है हमने इस डॉक्यूमेंट्री में जाकर देखें। और फिर हमारा जो लंदन टाइम्स का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इंग्लिश व्लॉग्स हम अपलोड कर रहे हैं, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, खबर ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें कुछ दावे किए गए और इन दावों की बुनियाद पर पाकिस्तान की हुकूमत से ये सवाल किया गया कि आपने एक खुफिया मुआहिदा किया या फिर ये कहा जाए कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें पिच की हैं अमेरिकन्स को कि हम आपको एक नई बंदरगाह बना कर देंगे और हमें इतने पैसे दरकार हैं, या फिर इस बंदरगाह से पाकिस्तान से निकलने वाली मादनियात को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको एक फैसिलिटी बनाकर दी जाएगी। अब ये खबर ऑब्वियसली फाइनेंशियल टाइम्स बरतानिया का अखबार है। यहाँ पर जब भी कोई खबर छपती है तो इसकी तहकीक की जाती है बगैर सबूतों के। खबर का छपना ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि आप उस अखबार को या फिर खबर देने वाले शख्स को बरतानिया की अदालतों में लेकर जा सकते हैं। आपको भी याद होगा कि इन्होंने माजी में भी खान साहब के हवाले से भी फाइनेंशियल टाइम्स में बहुत सारी खबरें दी। उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट तो ये कहती है, और फिर एक सहाफ़ी जिसका फाइनेंशियल टाइम्स से ताल्लुक़ था उसने इमरान खान और फैमिली से कुछ सवालात भी पूछे और पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इन सवालों का काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक बयानिया बनाया गया। तो फाइनेंशियल टाइम्स ये पहला मौका नहीं है जो इस किस्म की खबरें दे रहा है, इससे पहले भी खान साहब के हवाले से भी खबरें दी गई। अब फाइनेंशियल टाइम्स अगर झूठ बोल रहा है ना, तो इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। बरतानिया की अदालत में आप जाएं, उसको आप सू कर सकते हैं, उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस जो है वो चलाया जा सकता है। आज सिक्योरिटी ज़राए से कुछ खबरें पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न चैनल के ऊपर चली। सवाल पूछा गया कि जनाब ये जो इस वक्त फाइनेंशियल टाइम की खबर है इसमें कितनी सदाकत है, तो जवाब आया कि जनाब इसमें कोई सदाकत नहीं है और पाकिस्तान में इस खबर को दबाया गया। पाकिस्तान के जो नेशनल टेलीविज़न चैनल्स हैं उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वो इस खबर को चला सकते, लेकिन ये खबर इस हद तक ज़रूर चली कि पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने इस खबर को झूठ करार दिया और सिक्योरिटी ज़राए को कोट करके वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ थी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अली मीन गंडापुर ने इल्ज़ामात लगाए, अब इन इल्ज़ामात का जो बाकायदा जो सेंटर पॉइंट था पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस या फिर ये कहा जाए ISI या IB, सवाल उन्हीं से कर लिया गया कि कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर की तरफ से कि अलीमा खान के शायद आपके साथ राब्ते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो इस पर सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि अली मीन गंडापुर ने कहा कि अलीमा KP के वज़ीर आला से राब्ते में है। ये KP के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की तरफ से कहा गया। तो सिक्योरिटी ज़राए का जवाब आया कि PTI को शौक है कि उसने हर मामले पर फ़ौज और इदारों को घसीटना होता है। हम किसी सियासतदान और सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। जो भी हुकूमत में होगा हमारी इससे वर्किंग रिलेशनशिप होगी, यानी जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कर रही है और एक पेज पे होने को वो वर्किंग रिलेशनशिप का नाम दे रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों बार बार हमसे ज़बरदस्ती बात करना चाहती है, प्लीज़ हमें सियासत में मुलविस ना करें। अगर आप सियासतदान हैं और आपको सियासत करनी है तो सियासतदानों से बात करें। 9 मई के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी सियासी जमात से राब्ता था ना है, फ़ौज किसी भी सियासी जमात के साथ राब्ता नहीं करना चाहती। मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होते हैं और वहीं होने चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। अच्छा, एक सवाल मैं और पाकिस्तान की आवाम, ऑब्वियसली ये हमारा हक बनता है कि हम अपने इदारों से ये सवाल तो कर सकें, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। जमहूरियत का सर तकाजा है और जो बातें आप कर रहे हैं कि आपका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं और आप सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, तो सर सवाल आपकी खिदमत में वो ये है कि ये जो जेल के दरवाजे खुलते हैं, क्या ये मरियम के कहने पर जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं 3.5 घंटे अली मीन गंडापुर के लिए? और पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ।
मुताद्दिद दफ़ाई दरवाजे खुले, बैरिस्टर सैफ के लिए खुले, आज़म सवाती के लिए खुले, और फिर अली बिन गंडापुर के लिए बार बार खोले जाते हैं। और फिर खान साहब ने बार बार कर्नल साहब का जिक्र किया, तो ये कर्नल साहब कौन है? और इमरान खान बार बार कैमरों की तरफ देखकर, जहां पर कैमरे लगाकर हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, और इमरान खान ने मुसलसल ये कहा कि कर्नल साहब आप इस जेल को चला रहे हैं, तो उस वक्त ये बयानात, तो उस वक्त इसको निगेट क्यों नहीं किया जाता? आज आप कह रहे हैं कि हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की हुकूमत जाने और पाकिस्तान की सियासी जमातें जाने। सर सारी सियासी जमातें तो एक तरफ है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक वाहिद जमात है जो इस वक्त अपोजिशन में है। सर पिछले कुछ दिनों से भारत की तरफ से दोबारा शरारत की जा रही है, और इसका जवाब पाकिस्तान के इदारों की तरफ से आ गया। आज जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है, उन्होंने भी इसका जवाब दिया कि इसी मलबे के नीचे हम भारत को दबा देंगे। वो मलबे कौन से थे? वो जहाज़ जो पाकिस्तान ने गिराए। और फिर सिक्योरिटी ज़राए ने इस हवाले से क्या कहा कि भारतीय धमकियां गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ नहीं, भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर जैसा काम करने की कोशिश की तो सारे शिकवे दूर कर देंगे। हम जानते हैं कि भारत को किस तरह हैंडल करना है, पहले से ज़्यादा बेहतर इलाज जो है वो किया जाएगा। भारतीय जहारियत ने दोनों एटमी ताकतों को जंगी तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। शायद भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका त्यारों के मलबे को भूल चुका है। मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत खेज़ तबाही का बाइस बन सकता है। अगर दुश्मन ने दोबारा ऐसा कुछ काम किया और इसका सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला को जवाब देंगे। पाबंदी तो हमारे ऊपर कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान को धमकी मिलेगी कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे तो भाईजान फिर भारत भी याद रखे, भारत का भी नक्शा बदला जाएगा और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क के लिए लड़ेगा। हम फौज से पहले लड़ने के लिए तैयार होंगे। हमने देख लिया सर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। पाकिस्तान में तमाम जो हमारे नौजवान थे, कीबोर्ड वॉरियर, सोशल मीडिया के महाज को जिसने संभाला, इसकी तारीफ इन्हीं सिक्योरिटी ज़राए ने जो है वो की है। सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी आफत आती है और दुश्मन दोबारा कोई एडवेंचर करेगा तो उसे मिस एडवेंचर में तब्दील कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इस बार एक और बात जो सिक्योरिटी ज़राए ने कही कि इस बार हम जोग्राफियाई इस्तिस्ना के तस्वुर को तोड़ देंगे और भारतीय इलाके के दूर दराज हदूद तक निशाना बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ का नुकसान होगा। बिल्कुल जी होगा। इससे पहले भारत ने ये सिलसिला शुरू किया, ड्रोन्स भेजे, पाकिस्तान की आबादियों को टारगेट किया गया और जो आपके शहर थे उनको टारगेट किया गया। और फिर पाकिस्तान ने सर ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, इनकी दफाई तनसीबात को टारगेट किया, इनके अड्डों को टारगेट किया, लेकिन हमने इनकी आबादियों को टारगेट नहीं किया। अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है तो ये भारत की भूल है। मदद कहीं से भी आए, पाकिस्तान लड़ना जानता है और हमने भारत को एक दफ़ा नहीं, हमने उस दिन करके दिखाया और ये जंग जितने घंटे जारी रही, भारत को इसमें मुंह की खानी पड़ी है। इसे सियासत से अलग करके देखें, ये पाकिस्तान का मामला है, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी जमात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान में जमहूरियत का मामला नहीं। अगर दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ देखने की जुर्रत भी की तो इसे इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात सियासी जमातों से बात करने की, तो भाईजान पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं ये कहाँ से कंट्रोल होती हैं। पाकिस्तान में 9 मई के मुकदमात के हवाले से आपने कहा ना कि अदालतें जाने, अदालतों का काम जाने, इनके पास ना सर लिखे हुए फैसले आते हैं। इन जजों की कोई हैसियत नहीं है। यानी जो आइन और कानून जो कहता है कि प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए इसका एक वक्त है, इसके कुछ लवाजमात आपने पूरे करने हैं, जो लकूनाज हैं इनको आप दूर करेंगे, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा। और खान साहब के एक केस में नहीं, साइफर को आप उठाकर देखें, आप तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 केसेस दोनों को उठाकर देखें। जरा हो रही है, इमरान खान को अपनी मर्जी का वकील नहीं मिलता, वकला को इमरान खान से बात करने की इजाज़त नहीं है। जो व्हाट्सएप फ़ोन के ऊपर कॉल मिलाई गई, ना इमरान खान को आवाज़ आई, ना जज की आवाज़ इमरान खान तक गई, लेकिन आप कहते हैं कि हमने हाजिरी लगवा दी। तो सर ये बातें, ये कानून जो हमें और जो ब्रांड ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर हमें जो इस वक्त इमरान खान के केसेस के अंदर नज़र आ रहा है, ये कंट्रोल जो है जिस तरह जेल को कर्नल साहब कर रहे हैं, यहाँ भी कोई साहब हैं जो पाकिस्तान के पूरे अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की अदालतों को व्यूज़ देखें तो आपको आईनी अदालतों से जस्टिस अमीनुद्दीन इस बड़े घर की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को
अदालत ने क्या फैसला दिया था? मिलिट्री कोर्ट्स को पाकिस्तान में जायज़ करार दिया। किसी भी शख्स को आप उठाएं और आप इन अदालतों में ले जाकर अपनी मर्जी का फैसला ले सकते हैं। पाकिस्तान में सर तमाम इदारों ने ना हथियार फेंक दिए हैं, चाहे अदलिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे वकला हो, और सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो आप तस्वीरें स्पेन से देख रहे हैं कि अगर लोग इस तरह से सड़कों पर निकल आएँ, या फिर ये 50 लाख ने कश्मीरियों ने अपनी तकदीर का फैसला किया और रियासत को झुकने पर मजबूर कर दिया, और ये 25 करोड़ बुत बनकर खामोशी से बैठे हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारे इदारे और हमारे अंदर जितने भी लोग हैं एक एक करके सब बिक चुके हैं, और ये पाकिस्तान में तब्दीली नहीं देखना चाहते। आपके सामने ये इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। आपके सामने कोई वाकया पेश आ जाता है ना, तो क्या लोग करते हैं? मोबाइल कटो जी, वीडियो बनाओ। कोई ये नहीं कहता कि यार हमें इसे रोकना चाहिए, और कोई अपने सामने होने वाली बुराई को रोकता नहीं है, बल्कि दूर खड़ा होकर तमाशा देखता है। ये कौम, जिसे हम कौम कहते हैं ना सर, ये मजमा है। 78 वर्षों में ये कौम नहीं बन सकी, और पाकिस्तान जिस कौम के लिए बनाया गया था ये एक मजमा है, और ये मजमा ही रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के सर हालात किस तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं और हम कंट्रोल होने के लिए तैयार हैं। शिकार पाकिस्तान की आवाम, शिकारी ये तमाम लोग, और शिकार जो है इस वक्त हो रहा है, और शिकारी शिकार कर रहा है, और हम खामोशी से ही साथ तमाशा जो देख रहे हैं। मैं आपको फिर ये भी खबर दूं कि गंडापुर किसका वज़ीर आला है। खबर आई कि वफाक के बाद सूबाई हुकूमत ने भी एम एल वली खान से सिक्योरिटी वापस ले ली है, और इस पर एम एल वली साहब ने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एम एल वली खान को फ़ोन किया और कहा कि सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वजारत दाखिला ने बराह रास्त IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को अहकामात दिए, जिन पर IG ने मिनोअन अमल दरामद कर दिया, जो बज़ाहिर सूबाई हुकूमत की मंशा के खिलाफ है। तो फिर सवाल सर ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में क्या कर रही है? पुलिस आपकी सुनती नहीं, ऑपरेशंस आपके बकौल आपकी मर्जी के खिलाफ होते हैं, कारकुन आपसे नाराज़ हैं, फिर इस हुकूमत में अली बिन गंडापुर क्यों बैठे हुए हैं? ये एक और भी इसमें दलील है कि अली बिन गंडापुर साहब जो है ना, ये हो नहीं सकता कि इनको पैगाम आया हो और इन्होंने खामोशी से कहा हो कि जनाब मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास इख्तियार है, और इनको फ़ोन आया होगा, इन्होंने कहा होगा ठीक है यार ये बहुत ज़्यादा आंखें दिखा रहा है। ये एक और दलील है कि अली बिन गंडापुर के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल राब्ते हैं। ये जो सियासी जमातों की वो बात कर रहे हैं ना, अली बिन गंडापुर इसका मुंह बोलता सबूत है कि ये कितना सियासत के अंदर इन्वॉल्व है। IG को अली बिन गंडापुर साहब ये कहते हैं जो हिदायत थी कि एम एल वली की सिक्योरिटी वापस ना ली जाए। एम एल वली के ख़ानदान पर माजी में हमले हो चुके, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत का सूबे में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अब सवाल ये है कि कल अगर वजारत दाखिला IG KP को कहे कि सूबाई वज़रा और वज़ीर आला की सिक्योरिटी वापस ले लें, तो क्या ये सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी? देखें जी, ये जो मामला है ना IG का, इन्होंने पंजाब से एक IG वहाँ भेजा हुआ है, तो ये इनके वाकई कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने अपनी मर्जी का सेक्रेटरी लगाने की कोशिश की, वफाक अड़ गया, और फिर पंजाब से एक IG को भेजा गया, तो ये वाकई इनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इस ख़ानदान के ऊपर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं, और अली बिन गंडापुर अगर जेल के दरवाजे खुलवा सकता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनके बारे में ये बात एम एल वली ने कही थी, उन लोगों की तरफ से ये हुक्म था जो अली बिन गंडापुर को मानना पड़ा। महफूज आपको ये भी खबर दे दूं कि क्या पसनी बंदरगाह बनेगी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, इससे पहले भी मैं आपको अपडेट कर चुका हूं। मजीद कुछ तफसीलात शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में इसे TV चैनल्स को बाकायदा तौर पर मना किया गया कि किसी भी सूरत इस मसले को डिस्कस नहीं करना, और शहजाद इकबाल के मुताबिक सीनियर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अफसर ने रिपोर्ट को गलत करार दिया, यानी इस तरह का कुछ नहीं हो रहा, और सिर्फ ये बात जो है फैलाई जा रही है। अभी आपको ये भी खबर दें कि खान साहब जी 73 बरस के हो गए, और सोशल मीडिया पर इमरान खान की सालगिरह ये टॉप ट्रेंड कर रही है। 73 ईयर्स इनकी सर उम्र है, और इस उम्र में भी वो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं। बहुत ही आसान था इमरान खान के लिए घर बैठना, बहुत ही आसान था इमरान खान के लिए लंदन की फ़िज़ाओं में यहाँ पर सैर सपाटे करना, हाइड पार्क में ये भी वॉक कर सकते थे। शाही ख़ानदानों का एक्सेस है इनको, और फिर इसके साथ साथ दुनिया के मिलियनियर्स जो हैं वो बरतानिया में बसते हैं, रहते हैं, इनके पास खान साहब का एक्सेस, वो जा सकते हैं, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते थे। लेकिन इमरान खान अजीब मट्टी का बना हुआ है ये बंदा कि वो जेल में बैठकर इस कौम की जंग लड़ रहा है। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में एक तो जी अडाला के बाहर लोग पहुँचे और उन्होंने वहाँ से माविया ताहिर की क़यादत में इमरान खान की सालगिरह का केक काटा है जी,
اور پھر ملینیم مال کراچی کے مقام پر غیر معمولی مناظر، ہزاروں افراد عمران خان کی سالگرہ کا جشن منانے پہنچے اور عمران خان کی سالگرہ پر کراچی میں عظیم الشان ریلی بھی نکالی گئی اور سوشل میڈیا کے اوپر ہیپی برتھ ڈے عمران خان، قیدی نمبر 804 سالگرہ مبارک کے ہیش ٹیگز کے ساتھ صارفین نے مبارکباد اور نیک خواہشات کے پیغامات بھی شیئر کیے ہیں۔ یہ پاکستان کا سا جذبہ ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پر، سڑکوں پر، جہاں بھی نئے لوگوں کو موقع ملتا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں بھی آپ کو پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جی مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ میں آپ کو اکانومی کے حوالے سے مسلسل اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ اب پتہ ہی چلا جی ٹیکسٹائل سیکٹرز کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے جی ایکسپریس ٹریبیون کی، اس میں بتایا گیا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ سیکٹر ہے اور پاکستان میں جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس میں ٹیکسٹائل کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کی کاٹن، بنگلہ دیش کے ہم مقابلے میں جی ٹیکسٹائل جو ہے ان کی ہماری برآمدات ہیں لیکن اب نہیں ہیں، اور سارا بزنس جو ہے وہ آپ کو یا تو بنگلہ دیش میں مل رہا ہے یا پھر آپ کو ویتنام میں ملے گا۔ اب خبر کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ سیکٹر شدید بحران سے دوچار ہے۔ ستمبر میں ایکسپورٹ میں 11.7% کمی ہوئی اور پھر صنعتی یونٹس کی بندش کے ساتھ ملٹی نیشنل بہت ساری کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی۔ حالیہ مہینوں میں عالمی پلیئرز جیسا کہ پروکٹر اینڈ گیمبل، مائکروسافٹ، شیل، ٹوٹل انرجیز، فائزر اور اس کے علاوہ کریم، اوبر سب پاکستان سے جا چکے ہیں یا اپنے آپریشنز میں وہ نمایاں کمی لائے۔ یاما فیکٹری جو ہے جی وہ بھی بند ہو گئی، ان کی اسمبلی یہاں پہ بند ہو گئی ہے، صرف وہ اسپیئر پارٹس یہاں پر بیچ رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ KCCI کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر کے مطابق صنعتیں نقصان میں چل رہی ہیں، جس کے بعد مزید ٹیکسٹائل یونٹس بندش کے دہانے پر ہیں۔ تو پاکستان میں سر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے ریکارڈ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ لے کر آئے۔ اب وہ انویسٹمنٹ کہاں ہے، کس کے نام پر، کہاں سے انویسٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ آپ کو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ نہیں بتاتی۔ ہمیں یہ صرف کہہ دیا جاتا ہے کہ ریکارڈ انویسٹمنٹ آئی، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور اسے ضرور سے زیادہ جو ہے وہ کیش کروایا جا رہا ہے۔ ترقی قوم جو ہے اپنے دفاع سے یقیناً دفاع مضبوط ہوگا، دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے بعد بھی سر ایک چیپٹر آپ نے اپنی پاکستان کی عوام کی زندگی میں سر اسے ایڈ کرنا ہے۔ وہ ترقی کا چیپٹر ہے، وہ لوگوں کی خوشحالی کا چیپٹر ہے، یہاں پہ روزگار کا ایک چیپٹر آپ نے ایڈ کرنا ہے، لیکن ہم اس چیپٹر سے آگے جا نہیں رہے اور ہم اس کے سحر میں مبتلا ہیں۔ سر ہم نے دفاع کیا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ یہ پاکستان ہوگا تو پاکستان کی عوام ہوں گی، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، سڑکیں ہوں گی، تعلیم ہوگی، لیکن پاکستان کا دفاع تو ہو گیا لیکن باقی چیزیں ہمیں مل نہیں رہی۔ آج ڈیفنس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اس بار بھارت انشاءاللہ اپنے ہتھیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ بھائی جان یہ جمہوریت کو جو آپ نے دفن کیا ہوا ہے اس کو نکالیں، اس کو زندہ کریں اور پاکستان میں جو ادارے ان کو کام کرنے دیں اور اس کا آغاز کریں عمران خان کی رہائی سے۔ دوستو آج تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو چلا لیں گے، لیکن بہت جلدی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا کیونکہ تاریخ نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا آپ نے بلنڈر کیا۔ بلنڈر کیا تھا؟ آپ نے 20 نکات کے ساتھ کھڑے ہوئے، شہباز شریف صاحب تعریفیں کر رہے ہیں، ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ نکات نہیں ہے۔ سر کس کی قوم مانے اور کس کی بات پہ یقین کیا جائے؟ وہ پالیسی، وہ معاملہ جو آپ نے صرف اور صرف اپنا موقف دنیا کے سامنے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھنا تھا، 78 سالہ تاریخ کے تناظر میں آپ اسے بھی اسی طرح رکھ نہیں سکے۔ اور کیا ہو رہا ہے آج؟ اس کا پہلا نتیجہ آ گیا، دھمکی مل گئی ہے سر۔ یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے مبارک ہو، رضامندی ہو گئی، سب ہنسی خوشی اور سب نے معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے اور اب یہ جنگ نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا ہے جی کہ اسرائیل باز نہیں آ رہا اور خبر کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ میں فوجی کارروائیاں تیز کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ٹیلی ویژن میں خطاب میں تصدیق کی کہ اسرائیلی وفد مصر کے دارالحکومت قاہرہ جائے گا تاکہ جنگ بندی کے نفاذ سے متعلق کچھ تفصیلات طے کی جا سکیں اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن تیار کی جا سکے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کے پاس اس معاملے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، سفارتی حل ہو یا ہماری فوجی طاقت سے حماس غیر مسلح ہوگی۔ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس بیان سے امکان ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدہ قبول نہ کیا تو اسرائیلی فوج کارروائی میں مزید تیزی لائے گی اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا، تو سر قبول نہیں ہوا۔ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو جلدی کسی طرح سے آج ہی کی تاریخ میں دن تبدیل نہ ہو، تاریخ تبدیل نہ ہو اور اسے
نوبل انعام امن کا جو مل جائے وہ اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن آج بھی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، بچے ہیں، غزہ میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوگی، اور دونوں چینلز کو جی آپ جا کر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے کمنٹس بھی بھیجیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔